हम्म तो अपने को बात करनी है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो अभी अपन शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 12वीं के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से और पेज नंबर 46। तो अब देखिए अपन ने बेटा एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा है कि सारे जो एनिमल्स हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक तो सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल। जब अगर एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करे तो उस रिप्रोडक्शन को आपने कहा एसेक्सुअल, अगर दो पेरेंट्स हो तो क्या कहेंगे सेक्सुअल। अगर इनमें से हम अगर बात करें ह्यूमन के बारे में तो ह्यूमन में हमें दिखाई देता है कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा सेक्सुअल। तो पहली बात है कि साहब यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फिर आपने पढ़ा है कि जो एनिमल्स हैं ये दो तरह के हैं, एक तो ओवीपेरस और दूसरा विवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब हुआ वो एनिमल जो कि अंडे देते हैं और विवीपेरस का मतलब है वो एनिमल विच गिव राइज टू द यंग वन। तो इनमें से अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन कैसा है विवीपेरस। तो अपन ने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और दूसरी बात है ह्यूमन एनिमल कैसा होता है बेटा विवीपेरस एनिमल है। अब अगर हम देखें कि रिप्रोडक्शन में आखिर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से इवेंट हैं, तो जो मेजर इवेंट है वो एक बार हम समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में मेनली काम होते क्या क्या है। मेजर इवेंट्स में अगर आप बात करें तो सबसे पहले देखो यहां होगा गैमीटोजेनेसिस। पहला काम क्या होना है गैमीटोजेनेसिस होना है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब जो गैमीट है उसमें मेल गैमीट को कहा जाता है स्पर्म और फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं ओवम। स्पर्म का फॉर्मेशन कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि ओवम के फॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं oogenesis। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के फॉर्मेशन को हमने क्या कहा oogenesis। हम ये जानते हैं कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद, जबकि फीमेल में oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही। तो दोनों में कुछ फंडामेंटल अंतर है पर अभी अपन उस पे नहीं जा रहे, सिंपली हम बात करें कौन कौन सी चीजें हैं। जब एक बार गैमीट बन गए तो अब मेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाना है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाना है तो ये प्रोसेस कही जाती है इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसे इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा कि इंसेमिनेशन है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ। अब बेटा स्पर्म ट्रांसफर कहां किया जाना है टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाना या स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचना क्या कहा जाएगा इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो अगला काम हुआ इंसेमिनेशन। जब एक बार स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच गया तो अब क्या होना है फर्टिलाइजेशन। तो यानी कि अगला काम क्या हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ। तो अपन ने कहा कि अगला काम हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी शब्द का मतलब है कि जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करें तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को आप क्या नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे तो स्पर्म और ओवम के फ्यूज होने पर जो बनेगा इसको अपन क्या कहते हैं जाइगोट। तो स्पर्म और ओवम दोनों के फ्यूज होने पर जो बनता है उसका नाम क्या है जाइगोट है। एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब आप जानते हैं कि जाइगोट पहले बनता है मोरुला, फिर मोरुला से क्या बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। जो ये ब्लास्टोसिस्ट है इसको यूटरस के एंडोमीट्रियम में बरी होना है, मतलब कि एंडोमीट्रियम के अंदर दबाया जाना है।
जिससे कि वहां रह करके अपनी ग्रोथ कर पाए। तो एंडोमीट्रियम में जब दबाया जाएगा या बरी कर दिया जाता है तो प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। तो अगला काम क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ कि जब एम्बेड किया जाए किसको? ब्लास्टोसिस्ट को। और ब्लास्टोसिस्ट को बेटा एम्बेड कहां पर किया जाएगा? तो हमने कहा कि ब्लास्टोसिस्ट को एम्बेड किया जाता है इन एंडोमीट्रियम। और एंडोमीट्रियम लेयर किसकी है? यूट्रस की। तो हमने कहा कि जब एंडोमीट्रियम के अंदर ब्लास्टोसिस्ट को एम्बेड किया जाए, दबा दिया जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद फिर अगला काम क्या होना है? अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। अगला काम क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी कि अभी तक अगर हम देखें तो ब्लास्टोसिस्ट तक क्या होता है कि केवल एक स्फेरिकल मास के फॉर्म में है। अब इससे क्या होगा? गैस्ट्रुला बनेगा जिसमें जर्म लेयर्स आएंगी, जिनके बारे में हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं कि 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये जो जर्म लेयर्स यहां पर आई, अब इन जर्म लेयर से क्या होगा? आगे चल करके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो के बनने को क्या कहा गया? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एक बार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कंप्लीट होने के बाद अब चाइल्ड बर्थ होगी ना, तो चाइल्ड बर्थ को कहा जाता है पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन बेटा दूसरा नाम किसका है? चाइल्ड बर्थ का। तो अब अगला काम होना है पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन के बाद अगर हम ह्यूमन में देखें तो हालांकि लैक्टेशन भी होता है, पर मेनली अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन यहां कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेन इवेंट है जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। अब जरा पेज 46 पे पहले वाला पैराग्राफ पढ़ के देखो तो। क्लास में एनसीईआरटी होना मैंडेटरी, बिना एनसीईआरटी के नहीं तुम एंट्री कर सकते हो, पर ये काइंड ऑफ पाप है। हाँ, और ये ऐसा पाप है जिसका जो मतलब क्षमा नहीं मिलती है, जिसकी मरने के बाद फिर तुम जो भूत बन के या लड़कियों के मामले में चुड़ैल बन के पेड़ पे उल्टे लटकोगे। एनसीईआरटी के किसी भी शब्द का अपने से कोई मतलब नहीं निकालना है। अगर आपको आता हो तो भला, नहीं आता हो तो मुझसे पूछ लेना। डन। अब इस पेज में से अगर कुछ लिखना है जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अभी हम बात करेंगे। क्या होता है बेटा? जो जाइगोट है ना, जाइगोट से पहले एक सॉलिड बॉल जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं मोरुला। फिर उसके अंदर एक कैविटी डेवलप होती है। वो स्टेज जिसके अंदर कैविटी होती है उसको अपन नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो ब्लास्टोसिस्ट का होता है, तभी तो इसके नाम में है ना सिस्ट वर्ड। हाँ, ह्यूमन के केस में जो ब्लास्टुला है उसी का नाम ब्लास्टोसिस्ट है। मतलब ब्लास्टुला के अलग अलग टाइप होते हैं, उनमें से ह्यूमन में जो है वो ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। बढ़े? देखिए, अब आपको बात करनी है। हम जानते हैं कि ह्यूमन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो इनमें पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो देखिए, जब आप बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो चाहे मेल में बात करें या फीमेल में बात करें, हमेशा 3 चीजें होती हैं। पहला तो
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहला क्या रहेगा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल में कहा जाता है टेस्टिस को और फीमेल में कहते हैं ओवरी को। जिस ऑर्गन के अंदर गैमीट बनता हो वो ऑर्गन सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं प्राइमरी। अब जो गैमीट बना वो बना तो बॉडी के अंदर, अब बॉडी से बाहर जाना है। अगर बाहर जाना है तो अब आपको एक डक्ट सिस्टम चाहिए होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डक्ट सिस्टम यहां पे होगा। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स की भी आवश्यकता होती है, तो कुछ ग्लैंड्स भी यहां पाई जाती हैं। तो हमने कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रहेगा? टेस्टिस है, और टेस्टिस क्या हो गया बेटा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ध्यान दें, टेस्टिस के नाम में जब आप आईएस लिखते हैं लास्ट में तो ये सिंगुलर है, अगर ईएस लिखा तो ये प्लूरल है। दोनों की बात करेंगे तो ईएस लिखेंगे, एक की बात करेंगे तो आईएस लिखेंगे। टेस्टिस के बाद फिर यहां पर जो एक्सेसरी डक्ट सिस्टम है, तो कौन आ जाएगा? एक्सेसरी डक्ट सिस्टम। क्या क्या चीजें आएंगी डक्ट सिस्टम में अभी हम बात करेंगे। और डक्ट सिस्टम के बाद फिर यहां आ जाती हैं जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो। तो कुल मिलाकर के कितनी स्ट्रक्चर? तीन स्ट्रक्चर। कौन कौन सी? तो आपने कहा टेस्टिस, टेस्टिस के बाद एक्सेसरी डक्ट सिस्टम है, और डक्ट सिस्टम के बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स आ जाती हैं। तो ये तीन चीजें मिलाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। इनमें से ऑब्वियसली हमें सबसे पहले बात किसके बारे में करनी चाहिए? टेस्टिस के बारे में। तो अब देखो टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन में जो टेस्टिस हैं ये बेटा लोकेटेड हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर किसके अंदर मौजूद है? स्क्रोटम में। तो सबसे पहले ह्यूमन में जो टेस्टिस हैं ये लोकेटेड किसके अंदर है? स्क्रोटम में। तो ये लोकेटेड होते हैं स्क्रोटम में, ठीक। अब अगर आपने कहा स्क्रोटम में है तो इसका मतलब है कि टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर थोड़े हुए, बाहर हुए ना। तो हमने कहा कि आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कहां पर लोकेटेड है? स्क्रोटम में। तो इन स्क्रोटम। अब बात आती है कि भाई स्क्रोटम में है क्यों? क्या एब्डोमिनल कैविटी में नहीं हो सकते थे? तो हम कहेंगे स्क्रोटम में इसलिए हैं क्योंकि स्क्रोटम जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को लगभग 2 to 2.5 डिग्री लेस बनाए रखता है देन बॉडी टेम्परेचर। तो इसने क्या किया? बॉडी टेम्परेचर की तुलना में टेम्परेचर को कितना कम बनाए रखा? 2 to 2.5 डिग्री। भाई ये टेम्परेचर अगर आपने कहा तो 2 to 2.5 डिग्री कम है, तो हमारा टेम्परेचर कितना? 37। 37 में से 2.5 माइनस करो तो कितना हो गया? 34.5। 2 माइनस करो तो कितना हुआ? 35। यानी कि एनसीईआरटी के डेटा को घुमाया भी जा सकता है, तो उसमें कहा जा सकता है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है। तो उसमें एक ऑप्शन में ये दे दें और एक में दिया जाए 34.5 से 35, तो सही क्या जाएगा? 34.5 से 35। बॉडी टेम्परेचर से कितना कम? 2 to 2.5 डिग्री। और ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो किसके लिए चाहिए बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हमने कहा कि साहब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए टेस्टिस लोकेटेड होते हैं स्क्रोटम में। अब जरा देखिए अगली बात जो एनसीईआरटी में नहीं है। जब अगर टेस्टिस स्क्रोटम में है तो पहला प्रश्न आता है, क्या टेस्टिस अपने फॉर्मेशन के समय से ही स्क्रोटम में होते हैं या बाद में स्क्रोटम में आते हैं? तो हम कहेंगे कि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब हुआ 6 से 9वां महीना, उसके दौरान लगभग 7.5 महीने का जब एम्ब्रियो होता है, उस समय एब्डोमिनल कैविटी से कहां जाते हैं? स्क्रोटम में। और स्क्रोटम में जाते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन। किसके प्रभाव में? एंड्रोजन के प्रभाव में इनका डिसेंड कहां होता है? स्क्रोटम में। तो जब बनते हैं तब कहां थे? एब्डोमिनल कैविटी में। तब स्पर्मेटोजेनेसिस तो करनी नहीं है, बाद में डिसेंड होके कहां आ गए? स्क्रोटम में।
तो अपन ने कहा कि ये स्क्रोटम में इसलिए है कि साहब टेम्परेचर इतना चाहिए। अब हमारे पास टेस्टिस का नंबर कितना है बेटा? 2। अगर नंबर है 2 तो इसका मतलब हुआ कि स्क्रोटम भी 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। तो ये हो गया स्क्रोटम का सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम कहा जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड किया और अब यहां पर देखिए एक टेस्टिस ये है और दूसरा टेस्टिस ये हुआ। तो आपने कहा ऐसे करके जो टेस्टिस मौजूद हैं, इन टेस्टिस का शेप अगर आप देखें तो आपने कहा कि जो टेस्टिस हैं इनका शेप कैसा है? ओवल है। लंबाई कितनी? 4 से 5 और चौड़ाई कितनी है? 2 से 3। तो विड्थ कितनी हुई? 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाती है। तो लगभग ओवल सा शेप है, लंबाई 4 से 5 और चौड़ाई कितनी? 2 से 3 सेंटीमीटर। अब जरा टेस्टिस की स्ट्रक्चर को एक बार समझते हैं कि इसमें होती क्या क्या चीजें हैं। तो यहां देखो, जैसे मैंने कहा कि लेट से ये मान लो टेस्टिस है, ठीक? और टेस्टिस का ये वाला जो साइड है इसको मैंने कहा कि ये इसकी एंटीरियर साइड हुई और ये वाली साइड है बेटा इसकी पोस्टीरियर साइड। तो उधर की तरफ क्या हुआ? एंटीरियर, इधर हो गया पोस्टीरियर। तो सबसे पहले टेस्टिस बाहर की तरफ इनकम्प्लीटली कवर्ड होता है एक पतली सी डबल लेयर्ड एपिथेलियम से। तो आगे की तरफ इनकम्प्लीट कवरिंग है एक डबल लेयर्ड एपिथेलियम की। ये जो डबल लेयर्ड एपिथेलियम की कवरिंग होती है, इस कवरिंग को अपन नाम देंगे ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या कहा जाएगा? ट्यूनिका वेजिनेलिस। डायग्राम में देखिए, क्या ये ट्यूनिका वेजिनेलिस पूरे टेस्टिस को कवर करती है? नहीं, केवल कहां है? आगे की तरफ। ट्यूनिका वेजिनेलिस में लेयर कितनी पाई जाती है? 2। अब पूरे टेस्टिस को तो ये पर्पल वाली स्ट्रक्चर ढक रही है ना। ये जो पर्पल वाली स्ट्रक्चर है यही आप देखो टेस्टिस को आगे और पीछे वाले सेगमेंट में डिवाइड करती है। तो टेस्टिस कितने सेगमेंट में डिवाइड हुआ? 2, आगे और पीछे की तरफ। अब आगे वाला जो सेगमेंट है, ये आगे वाला सेगमेंट डिवाइडेड है टेस्टिकुलर लोब्यूल में, और इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल में डिवाइड करने वाली भी यही स्ट्रक्चर है। और ये बेटा बना होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ये किससे बना है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को अपन ने नाम दिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम देते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये बना है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। तो अगर ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, तो अब मैं क्या कहूंगा कि टेस्टिस कवर्ड किससे है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। एनसीईआरटी सिर्फ इसी का नाम लेती है, वेजिनेलिस का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसने पूरे टेस्टिस को कवर ही नहीं किया। तो इसलिए वेजिनेलिस का नाम एनसीईआरटी ने लिया है क्या? नहीं। नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ इतना कहती है कि टेस्टिस डेंस लेयर से कवर्ड होते हैं। तो वो जो डेंस लेयर है उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड करता है टेस्टिस को टू टेस्टिकुलर लोब्यूल। डिवाइड किसके अंदर किया? टेस्टिकुलर लोब्यूल में डिवाइड किया। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं बेटा, उधर वाली स्ट्रक्चर है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक? तो टेस्टिकुलर लोब्यूल किधर की तरफ पाए जाते हैं? एंटीरियर साइड की तरफ। किस साइड की तरफ है? एंटीरियर साइड। ये चीज आपको डायग्राम में दिख रही है ना कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में डिवाइडेड है। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, इनमें हमने कहा कि हर एक टेस्टिस में हैज अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो हर एक में टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर कितना रहेगा? 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल यहां पर पाए जाते हैं। तो आपने कहा टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर कितना हुआ? 250 के लगभग। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, इनको देखिए। तो हमने कहा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल को अंदर की तरफ एक और लेयर कवर करती है। जो लेयर यहां कवर करती है इसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा।
अंदर कवर करने वाले का नाम क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। पर यह नाम भी एनसीईआरटी प्रयोग नहीं करती है। तो अपन ने कहा कि अंदर की तरफ कवर किया बेटा ट्यूनिका वेस्कुलोसा ने। क्या ट्यूनिका वेस्कुलोसा पूरे टेस्टिस को ढक रही है? नहीं। जब नहीं ढक रही है तो क्या मैं टेस्टिस की पूरी कवरिंग में इसे गिनूंगा? नहीं। तो मैंने टेस्टिस की पूरी कवरिंग में इसको नहीं गिना, पर ये लेयर होती है तो एक बार इसका नाम ले लिया कि ये यहां पर क्या मौजूद है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। तो ये हुआ ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ये अपन ने कहा कि 3 लेयर पाई जाती हैं। बाहर ट्यूनिका वेजिनेलिस है, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। एनसीईआरटी ने केवल किसके बारे में बात की है? तो बस एनसीईआरटी ने कहा है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है यहां पे, ठीक, सिर्फ इतना कहा है। अब यहां देखो, ये जो एंटीरियर पार्ट है यही तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो हमने कहा कि ये क्या है बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो अपन ने कहा कि ये हो गए साहब टेस्टिकुलर लोब्यूल। और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इनमें से हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में लगभग 1 से 3 तक पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा लूप के फॉर्म में होती हैं, यानी कि इनके दोनों सिरे पीछे की तरफ खुले होते हैं। तो हमने कहा कि यहां पर ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसका नाम क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी है? 1 से लेकर के 3 तक। अगर पूरे टेस्टिस में 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं और हर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 1 से 3 तक है, तो एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलो कितनी हुई? 250 से 750। लगभग नंबर कितना रहेगा? 250 से 750। तो आपने कहा ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हैज 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कितनी हुई? तो आपने कहा कि यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना हो गया? 1 से लेकर के 3 तक। तो 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाई जाती है। तो ये जो अपन ने ब्लू से स्ट्रक्चर बनाई, इसको अब नाम दे देते हैं कि ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये अपन ने कहा बेटा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही ये है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो यही जगह है जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। फिर देखिए, अब आते पीछे वाले हिस्से की तरफ। पीछे वाले हिस्से में देखें तो यहां पे खूब सारी चैनल जैसे पाए जाते हैं। मतलब कि यहां पे एक जाल है। पीछे की तरफ क्या मौजूद है? एक जाल। किधर है? आ गया पीछे। पीछे की तरफ जो जाल होता है इसको नाम देते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे वर्ड का मतलब होता है जाल। किसके अंदर है? टेस्टिस में। तो टेस्टिस में ये जो जाल है इसको नाम दिया आपने रेटे टेस्टिस। तो बोलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर खुलती हैं? तो आपने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती है रेटे टेस्टिस में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर ओपन हुई? रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस से अब यहां पर कुछ पतली पतली ट्यूब निकलती हैं, जिनकी संख्या 10 से लेकर के 20 के बीच में है। कितनी ट्यूब निकलेंगी? 10 से 20 तक पतली पतली ट्यूब अराइज होती हैं। और ये जो पतली ट्यूब अराइज होती हैं इनको नाम मिलता है वासा इफ्रेंशिया। क्या बोल देते हैं? वासा इफ्रेंशिया कहा। यानी कि अब तक आप ध्यान दें तो सबसे पहले स्पर्म बना कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर आता कहां है? रेटे टेस्टिस में। फिर कहां आया? वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया से अब यहां एक डक्ट आगे कंटिन्यू करती है, और ये जो डक्ट है ये बहुत भयंकर कॉइल्ड होती है।
ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है। अब ये जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड डक्ट है, इसको बच्चे अपन नाम देते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। तो बोलो, वासा इफ्रेंशिया और एपिडिडाइमिस, ये दोनों स्ट्रक्चर टेस्टिस में आगे की तरफ की पीछे, किधर है, पीछे की तरफ, ऑन पोस्टीरियर सरफेस। तो पीछे की तरफ क्या है, एपिडिडाइमिस है। ये इतनी ज्यादा कॉइल्ड होती है एपिडिडाइमिस, इसके बारे में मैंने क्या कहा कि हाईली कॉइल्ड है। हाईली कॉइल्ड इसलिए कहा कि बेटा एक एपिडिडाइमिस की जो लंबाई है ये लगभग 6 मीटर के आसपास होती है। अब सोचो 6 मीटर लंबी ट्यूब अगर स्क्रोटम के अंदर पैक होनी है तो कितनी ज्यादा कॉइल्ड होगी। देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में दिख रहा है ना कि हाईली कॉइल्ड है। तो हाईली कॉइल्ड कौन होता है, एपिडिडाइमिस। अब यहां एपिडिडाइमिस से एक ट्यूब आगे कंटिन्यू कर रही है और एपिडिडाइमिस से जो ट्यूब आगे कंटिन्यू करके एब्डोमिनल कैविटी में जाती है उसको हम नाम क्या देते हैं, वास डिफरेंस। तो अब इसे नाम क्या दिया, वास डिफरेंस आपने नाम दिया। तो हमने कहा कि ये जो डक्ट यहां से गई इसको नाम क्या मिल गया, वास डिफरेंस कहा। अब देखो इसी चीज को हम जरा वहां डायग्राम में लेकर के आते हैं। तो यहां पे हमने समझा कि अपन ने कहा कि मान लो एंटीरियर साइड इधर की तरफ, पोस्टीरियर उधर की तरफ। तो ये जो पोस्टीरियर साइड है, इधर अपन ने कहा कि एंटीरियर साइड की तरफ ये क्या हो गई, टेस्टिकुलर लोब्यूल। पीछे की तरफ ये क्या आ गया, वासा इफ्रेंशिया, सॉरी रेटे टेस्टिस। ऐसे ही इधर की तरफ ये पोस्टीरियर साइड हुई, इधर आ गई टेस्टिकुलर लोब्यूल, और यहां पे कौन आ गया, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से अराइज क्या हुई, वासा इफ्रेंशिया। ये जो वासा इफ्रेंशिया यहां अराइज हुई पोस्टीरियर सरफेस की तरफ, ये वासा इफ्रेंशिया जाके किसके अंदर खुली, एपिडिडाइमिस में, जिसके बारे में आपने कहा कि हाईली कॉइल्ड है और मौजूद कहां है, पीछे की तरफ। तो पोस्टीरियर साइड की तरफ ये मौजूद होती है, जिसको आपने कहा एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से अब आगे कंटिन्यू कौन करेगा, तो हमने कहा यहां से कंटिन्यू कौन करता है, वास डिफरेंस यहां से कंटिन्यू करेगी। तो कंटिन्यू करने वाला कौन, वास डिफरेंस। अब देखो एनसीईआरटी में जब हम देखते हैं तो हमें यहां पर दिखाई देता है कि वास डिफरेंस के चारों तरफ ऐसे करके एक ट्यूब जैसी बना रखी है ना, वास डिफरेंस के चारों तरफ एक ट्यूब जैसी बनाई है। ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसे क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। तो हमने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको नाम क्या दिया, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा। अब देखो कुछ और बातें कर लेते हैं। ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के सरफेस पर यहां प्यूबिक हेयर्स रहेंगे ना। तो स्क्रोटम के सरफेस पर एक तो क्या मौजूद होते हैं, प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर के अलावा अब स्क्रोटम में क्या करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। जब यहां टेम्परेचर मेंटेन करना है तो यहां दो तरह की मसल्स पाई जाती है, ठीक। पहली एक मसल है जो कि यहां स्क्रोटम की वॉल में है। पहली एक मसल कहां है बेटा, स्क्रोटम की वॉल में। इसका मतलब है कि ये वाली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसकी वजह से स्क्रोटम क्या हो जाएगा, छोटा। ये जो मसल स्क्रोटम की वॉल में पाई जाती है इसको नाम मिलता है डार्टोस मसल। क्या कहा जाता है, डार्टोस मसल कहते हैं। नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आपने एक्सक्रीशन में डेट्रूसर मसल पढ़ा है। तो डेट्रूसर और डार्टोस मसल दो अलग अलग चीजें हैं। डार्टोस मसल कहां होती है, स्क्रोटम में, जबकि डेट्रूसर कहां है, यूरिनरी ब्लैडर में। फिर आपने कहा कि यहां पर एक और मसल होती है, जो मसल यहां पर लंबाई में रन करती है। तो लंबाई में रन करने वाली यानी कि ऐसे करके रन करने वाली जो मसल है, इस वाली मसल को नाम देते हैं क्रेमास्टर मसल। इसे क्या बोलते हैं, क्रेमास्टर मसल कहते हैं। तो ये वाली मसल कही जाती है बेटा क्रेमास्टर मसल। दोनों में से किसी का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। हमने सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि ये दोनों रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर। ये दोनों रेगुलेट क्या करेंगे, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं।
तो मतलब स्क्रोटम का टेम्परेचर जब एडजस्ट करना होगा तो ये कौन करेगा? डार्टोस मसल और क्रेमास्टर मसल। कैसे करेंगे एक बार समझ लेना। बाहर का टेम्परेचर कम है तो स्क्रोटम से हीट लॉस को रोकने के लिए स्क्रोटम का साइज छोटा होना चाहिए कि बड़ा? छोटा। भाई सरफेस जितना ज्यादा हीट लॉस उतना ही ज्यादा। तो जब बाहर टेम्परेचर कम हो तो डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, स्क्रोटम छोटा हो जाएगा। स्क्रोटम के छोटा होने की वजह से हीट लॉस कम हो गई। बाहर जब टेम्परेचर कम है तो अब स्क्रोटम का टेम्परेचर कौन बनाए रखेगा? एब्डोमिनल कैविटी। वहां से हीट ट्रांसफर टेस्टिस तक अच्छे से हो पाए, इसके लिए टेस्टिस को कहां होना चाहिए? एब्डोमिनल कैविटी के पास। टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के पास पहुंचाना है तो ये काम कौन करेगा? क्रेमास्टर मसल का काम होगा। ये काम किसका है? क्रेमास्टर मसल का काम होता है। पहले यहां तक की बात हमको समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? अब देखिए, यहीं पर टेस्टिस में हम और आगे अगर बढ़ें तो अब हमें समझना है कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या चीज होती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जरा बात करते हैं। तो देखो, अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखें तो ये मैंने मान लिया बेटा कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये क्या हो गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल का जब हमने क्रॉस सेक्शन काटा है, क्रॉस सेक्शन काटा, तो क्रॉस सेक्शन काटने पर मुझे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये दिखाई दी, एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां दिखी, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान लो मुझे यहां दिख गई। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखी वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर अंदर की तरफ मुझे एक तो सेल ये दिखाई दे रही है जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को हम कहते हैं कि इमेच्योर मेल जर्म सेल है। इसी सेल से फॉर्मेशन होना है मैच्योर मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्म का, तो स्पर्म इसी से बनेगा। तो पहली जो सेल है इसको अपन ने क्या नाम दिया? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, बोलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ है कि बाहर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, कहां है? अंदर की तरफ है ना। तो अपन ने कहा कि स्पर्मेटोगोनिया किधर है? ऑन इनर साइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये है इनर साइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर। दूसरा, स्पर्मेटोगोनिया को हमने कहा है कि इमेच्योर मेल जर्म सेल है। ये क्या है? इमेच्योर मेल जर्म सेल है। इसके अंदर जब यहां पर होगा मियोसिस, अब यहां पे क्या होना है? मियोसिस। पहले माइटोसिस होता है, बाद में मियोसिस होता है, पर मेन डिवीजन जो है वो मियोसिस है। तो मियोसिस होगा और इससे क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। तो इससे क्या बनने वाला है? स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो हमने कहा इससे बनेगा स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, जिसको आप कहते हैं कि ये मैच्योर मेल जर्म सेल है। स्पर्म होता है मैच्योर मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल में मैच्योर किसे कहा जाता है? ये अपन नाम देते हैं स्पर्मेटोजोआ को। अब देखिए, स्पर्मेटोगोनिया के बीच में यहां पे कुछ पिरामिड शेप सेल पाई जाती हैं। बीच में ये सेल है जो लगभग कैसी होती है? पिरामिडल है। तो ये जो पिरामिडल सेल है इसको नाम मिलता है सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल, या इसे कह दिया जाता है सस्टेंटिकुलर सेल। तो ये यहां बीच में जो मौजूद है
इस सेल को आपने नाम दिया कि ये हो गई सर्टोली सेल या सस्टेंटिकुलर सेल है, जो कि लगभग शेप में पिरामिडल दिखती है। तो अपन ने कहा कि ये जो सेल है इसको बेटा अपन ने नाम क्या दिया, सर्टोली सेल। मुझे क्या दिखाई दिया, पिरामिडल है, शेप में कैसा है, पिरामिडल। तो इसका शेप कैसा हो गया, पिरामिड लाइक शेप है। अब याद करो एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ा है कि एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स आते हैं और ये फैक्टर एंड्रोजन के साथ मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। तो सर्टोली सेल से सेक्रीट क्या होगा, कुछ फैक्टर्स, और ये जो फैक्टर्स हैं ये प्रमोट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये प्रमोट करते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्चुअली जो फैक्टर है इसका नाम होता है एबीपी या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, पर एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिया इसलिए अपन भी इसके नाम को छोड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि ये प्रमोट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये सर्टोली सेल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। इसका काम है दैट इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। तो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इसका काम है। तो इसने डेवलपिंग स्पर्म को बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट किया। तो जब आपसे कहा जाएगा कि यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, तो दो, एक का नाम स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी कौन हो गई, सर्टोली सेल। ये स्पर्मेटोगोनिया से अल्टीमेटली क्या बनना है, स्पर्म बनेंगे ना। तो ये देखो अपन ने दिखा दिया कि यहां सब स्पर्म बन रहे हैं। तो इससे बने स्पर्म, ये स्पर्म आगे चल करके सर्टोली सेल के साथ अटैच हो जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। वो अपन बाद में देख लेंगे, फिलहाल इतनी बात कर लेते हैं। अब यहां पे ये जो बाहर का स्पेस है, जो बाहर का स्पेस है इसको अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। दो सर्टोली सेल के बीच के स्पेस, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस का नाम इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में एक तो सेल पाई जाती है जिसका नाम होता है लेडिक सेल। एक सेल तो यहां कौन सी रहेगी, लेडिक सेल। क्योंकि इंटरस्टिशियम में है इसलिए आप इसे इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हैं। तो ये वाली सेल को क्या नाम दिया बेटा, लेडिक सेल। और लेडिक सेल का एक और नाम क्या हुआ, इंटरस्टिशियल सेल। तो अपन ने कहा कि एक और नाम हो गया इंटरस्टिशियल सेल। और ये जो लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल है, हम जानते हैं कि ये इस पे आकर के काम करता है LHAICSH। जब LH काम करेगा तो ये सेक्रीट क्या करती है, एंड्रोजन। तो इसने सेक्रीट क्या किया, एंड्रोजन। क्योंकि यहां से एंड्रोजन सेक्रीट होता है, तो जब भी मुझसे कहा जाएगा कि टेस्टिस में एंडोक्राइन सेल कौन सी है, तो मैं हमेशा नाम किसका लूंगा, लेडिक सेल का। फिर आप देखो, अब यहां टेस्टिस में पाई जाती हैं ब्लड वेसल। तो अपन ने कहा कि ये क्या हो गई, यहां पर ब्लड वेसल है। अब अगर यहां बेटा ब्लड वेसल है तो हमने सर्कुलेशन में शायद पढ़ा होगा कि WBC में कैपेबिलिटी होती है कि ये ब्लड वेसल के बाहर भी आ सकती है ना। अगर WBC ब्लड वेसल के बाहर आ सकती है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर कुछ WBC भी मौजूद हो सकती हैं। और WBC का काम क्या है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट या इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ना। तो अपन ने कहा कि यहां पर सम इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये क्या है बेटा, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं
तो यहां पर कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी यहां पर पाई जाती हैं। तो कुल मिला के टेस्टिस में कितनी तरीके की सेल? 4। पहला स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सर्टोली सेल, तीसरा लेडिक सेल, और चौथा कौन हुआ? इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल। ये इतनी बात समझ में आई? अब यहीं पर पहले एक बार यहां तक का हाँ, एक बार एनसीईआरटी से पहले यहां तक पढ़ो। देखो एनसीईआरटी में इतनी बात समझ में आ रही है, फिर बात करेंगे डक्ट सिस्टम की, कैसे कैसे होती है। बस केवल इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल तक ही पढ़ना है, उसके आगे का भी लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहां तक के पढ़ने में कहीं अपने को कोई समस्या? अब अगर इसमें से कहीं कुछ लिखना है तो लिखें। बायो में बस इतना ही बचा है, ह्यूमन रिप्रो की और भी कुछ बचा है? प्लांट रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी में थोड़ा सा, बायोटेक चल रहा है।
डेवलपिंग स्पर्म का मतलब हुआ कि जब स्पर्मेटिड बनता है ना, तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बन रहा है तो हम उसे बोलते हैं डेवलपिंग स्पर्म। तो वो जो डेवलपिंग स्पर्म है वो जाकर के अटैच होता है सर्टोली सेल के साथ। और जर्म सेल जब आप कहते हैं तो आप बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की, अगर इमेच्योर बात कर रहे हैं तो। बाकी मैच्योर जब कहेंगे तो आप स्पर्म को कहेंगे। तो वो लगभग उसी के लिए कहा है कि स्पर्म के लिए। तभी तो अपन ने कहा ना कि मैच्योर स्पर्म जो है उसको क्या कहते हैं, जर्म सेल। हाँ, इसी को नर्व सेल, सस्टेंटिकुलर सेल ये नाम भी देते हैं। लिखा? चलो फटाफट, अगर इस वाले पेज पे से कुछ लिखना है जल्दी से लिखो। कंपिटेंट मतलब होता है लायक या योग्य। तो जो सेल है वो इम्यूनिटी के अंदर काम करती है, तो उसी को कहा है इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल। डन? कोई बात नहीं, तुम लिखो लिखो। मैं क्लास में सबसे पीछे वाले बच्चे के साथ हूं, तुम आराम से लिखो।
कोई बात नहीं, तुम आराम से बनाओ। डन। देखिए, अब अपनी को बेटा अपन ने जैसा कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला तो आ जाएंगे गोनेड्स, यानी कि टेस्टिस आ गए, जो अपन ने बात कर ली कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हमने कहा कि अब क्या आता है, डक्ट सिस्टम आता है। तो जो डक्ट सिस्टम है उसके बारे में जरा बात करते हैं कि डक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। सो अबाउट द डक्ट सिस्टम, ये जो डक्ट सिस्टम है, अब इसमें देखो, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलो जरा किसके अंदर ओपन हुई थी? कहां ओपन हुई थी? रेटे टेस्टिस में ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चल करके ओपन किस में हुई? रेटे टेस्टिस में। तो ये ओपन हो गई रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कौन सी स्ट्रक्चर निकली थी? वासा इफ्रेंशिया। तो आपने कहा कि बाहर आता है वासा इफ्रेंशिया। और ये जो वासा इफ्रेंशिया है, इनका नंबर कितना था? लगभग 10 से 20। अंतर याद रखना, मेढक के अंदर 10 से 12 होती हैं, जबकि ह्यूमन के अंदर नंबर कितना है? 10 से 20 है वासा इफ्रेंशिया का नंबर। ये जो वासा इफ्रेंशिया है, ये अब ओपन किसके अंदर होगी? इपिडिडाइमिस में। कहां ओपन हुई? इपिडिडाइमिस में। और इपिडिडाइमिस कौन से सरफेस पर है? एंटीरियर की पोस्टीरियर? पोस्टीरियर ना। इपिडिडाइमिस कहां मौजूद था? पीछे की तरफ, यानी पोस्टीरियर सरफेस। इपिडिडाइमिस के बारे में आपने कहा कि ऑन पोस्टीरियर सरफेस। दूसरा आपने कहा था कि स्ट्रेट है कि हाईली कॉइल्ड? हाईली कॉइल्ड है। तो अपन ने कहा कि हाईली कॉइल्ड होती है। और इपिडिडाइमिस का काम होता है कि ये कराती है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यहां पर मैच्योरेशन होता है स्पर्म्स का, यानी कि स्पर्म का मैच्योरेशन कराना भी किसका काम है? इपिडिडाइमिस का। इपिडिडाइमिस आगे चल करके खुली किसमें? वास डिफरेंस में। तो इपिडिडाइमिस किसमें ओपन हुई? वास डिफरेंस में। अब जरा डायग्राम देखेंगे ध्यान से। देखिए, ह्यूमन के अंदर इपिडिडाइमिस की संख्या कितनी रहेगी? 2। दोनों इपिडिडाइमिस 2 हो गए ना। दोनों टेस्टिस का अलग अलग इपिडिडाइमिस, दोनों टेस्टिस से एक एक वास डिफरेंस निकली, यानी कि इपिडिडाइमिस का नंबर कितना हुआ? 2। और वास डिफरेंस का नंबर भी कितना है बेटा? 2। तो वास डिफरेंस मौजूद है। अब ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस देखो, अब ये क्या हुआ था? एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। तो अपन ने कहा कि वास डिफरेंस ने एंटर किया एब्डोमिनल कैविटी में, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में आई। देखो, स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी दोनों के बीच में जो कैनाल होती है, दोनों के बीच में जो डक्ट है, उसको नाम मिलता है इंग्विनल कैनाल। क्या कहा जाता है? इंग्विनल कैनाल कहते हैं। तो इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये अब कहां एंटर करती है? एब्डोमिनल कैविटी में। अब देखो,
क्या इसने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाया? डायग्राम में देखो, यूरिनरी ब्लैडर पे क्या बनाया? लूप। यूरिनरी ब्लैडर पे पहले किधर की तरफ आई? वेंट्रल साइड की तरफ की डॉर्सल? किधर की तरफ है पहले, वेंट्रल या डॉर्सल? पहले गई वेंट्रल। आगे एब्डोमेन की तरफ वाली साइड क्या है? वेंट्रल है ना। तो पहले गई वेंट्रल, फिर पूरे यूरिनरी ब्लैडर पे घूमी और घूम करके फिर यूरिनरी ब्लैडर पे किधर आ गई? डॉर्सल। यानी कि अपन ने कहा कि ये बनाती है लूप ऑन यूरिनरी ब्लैडर। तो इसने लूप बनाया, और लूप किसके ऊपर बनाया बेटा? यूरिनरी ब्लैडर पर। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर अब इसने बना दिया एक लूप। तो यूरिनरी ब्लैडर पर जो लूप बनाया, उस लूप में हमने कहा पहले किधर गया? वेंट्रल। बाद में कहा? ब्लैडर के पीछे की तरफ चली गई। अब पीछे की तरफ कितनी वास्ट डिफरेंस गई? 2। ये जो वास्ट डिफरेंस है, इसका जो लास्ट पार्ट होता है, ये लास्ट वाला पार्ट डायलेटेड होता है, और ये जो डायलेटेड पार्ट है इसको नाम मिलता है एम्पुला। क्या कहा जाता है? एम्पुला। पूरी जूलॉजी में जब भी जहां जो भी स्ट्रक्चर अगर डायलेटेड होगी, बड़ी होगी, तो हमेशा उसको नाम क्या मिलता है? एम्पुला। हमेशा क्या बोलते हैं? एम्पुला नाम दिया जाता है। सिंपली याद रख सकते हो, जो फूला वो एम्पुला। जहां भी स्ट्रक्चर अगर फूल गई तो हमेशा उसका नाम क्या होता है? एम्पुला। अब ये जो वास्ट डिफरेंस है, 2 आ रही है। वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकिल। अब इसने डक्ट कहां से रिसीव करी? सेमाइनल वेसाइकिल से। तो इसने डक्ट रिसीव करी सेमाइनल वेसाइकिल। देखो डायग्राम में क्या सेमाइनल वेसाइकिल दिख रहा है? सेमाइनल वेसाइकिल ह्यूमन के केस में ग्लैंड है। सेमाइनल वेसाइकिल क्या है? ग्लैंड है। तो ह्यूमन के केस में ग्लैंड है सेमाइनल वेसाइकिल। सेमाइनल वेसाइकिल से, दोनों सेमाइनल वेसाइकिल से एक एक डक्ट आई। ऐसे समझो, देखो इधर एक वास्ट डिफरेंस ये, दूसरी वास्ट डिफरेंस ये। इस वास्ट डिफरेंस का लास्ट वाला पार्ट डायलेटेड, इसके पार्ट यहां, इसके पास यहां पे सेमाइनल वेसाइकिल, इसके पास यहां सेमाइनल वेसाइकिल। इस सेमाइनल वेसाइकिल से डक्ट आई, वास्ट डिफरेंस से कंबाइन करी। इससे डक्ट आई, वास्ट डिफरेंस से कंबाइन करी। अब कंबाइन करने के बाद आगे जो डक्ट कंटिन्यू करेगी उसको अपन नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो अब आगे जाकर के कहां ओपन हुआ? इजैकुलेटरी डक्ट में। तो अब ये आगे जाकर के कौन सी डक्ट बना लेती है बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। तो अब इसने आगे चल करके एक डक्ट बनाई जिसको आपने नाम दे दिया इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट अब ओपन किसके अंदर होगी? यूरिथ्रा में। सो इट विल ओपन टू यूरिथ्रा। तो ये जाकर के ओपन हुआ यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा मेल के अंदर हम जानते हैं कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। मेल में यहां से सीमेन और यूरिन दोनों पास होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। पर ध्यान रखिएगा, सीमेन और यूरिन साइमल्टेनियसली पास नहीं होते हैं। यानी पास तो दोनों होते हैं, पर कभी भी स्टेटमेंट में कहा जाए कि दोनों साइमल्टेनियसली पास होते हैं, यानी कि साथ साथ या एक समय पर होते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं होते क्योंकि यूरिन का जो रिलीज है, यानी कि मिक्चुरेशन, उसको गवर्न करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कहा था एनसीईआरटी ने, पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स आते हैं। वहीं पर जो इजैकुलेशन है, इसको गवर्न करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों के लिए नर्वस सिस्टम अलग अलग हैं, और दोनों नर्वस सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मिक्चुरेशन के साथ साथ इजैकुलेशन हो। काम दोनों होंगे, पर ये कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। अब ये जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा बाहर की तरफ ओपन होगी। तो अपन ने कहा कि जो यूरिथ्रा है, इट ओपन टू आउटसाइड। ये अब ओपन कहां होनी है? बाहर की तरफ। और ये बाहर की तरफ ओपन होगी बाय यूरिथ्रल मीटस। तो इसकी ओपनिंग को क्या नाम दिया जाता है? यूरिथ्रल मीटस कहा जाता है।
तो ये बाहर की तरफ ओपन किसके थ्रू हो जाएगा? यूरिथ्रल मीटस। अब जो ये डक्ट सिस्टम है, क्या डक्ट सिस्टम का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म है? क्या डक्ट सिस्टम का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म हुआ कि नहीं? तो इसका काम क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। इसके साथ साथ डक्ट सिस्टम का काम स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी है। एक और काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। समझिएगा, जब वैसेक्टॉमी की जाती है, यानी कि वास डिफरेंस को कट किया जाता है, तो वैसेक्टॉमी के ठीक बाद ऐसा नहीं होता कि सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे। लगभग 1 महीने तक मौजूद रहते हैं, क्योंकि डक्ट सिस्टम न केवल ट्रांसपोर्ट करता है बल्कि स्पर्म को अपने पास स्टोर करके भी रखता है। तो डक्ट सिस्टम के बारे में इतनी बात समझ में आई। देखो, पहला यहां से क्वेश्चन जो बनता है, जिसमें आपसे इनका सही सीक्वेंस पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लो वासा इफ्रेंशिया हटाया तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां नहीं होगा, तो आप कहेंगे रेटे टेस्टिस से इपीरिडाइमिस। क्वेश्चन ने कहा इपीरिडाइमिस हटा दिया तो कहां से कहां नहीं होगा? वासा इफ्रेंशिया से वास डिफरेंस। वास डिफरेंस हटाया तो इजैकुलेटरी इपीरिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या आया? रेटे टेस्टिस। ओपन किसमें हुआ? वासा इफ्रेंशिया किसमें ओपन? इपीरिडाइमिस किसमें? वास डिफरेंस आगे चल करके सेमाइनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करके क्या बनाएगी? इजैकुलेटरी डक्ट। ये ओपन किसके अंदर होगा? यूरिथ्रा में। क्या डक्ट सिस्टम वाली बात समझ में आई? लास्ट पैराग्राफ पढ़ो तो एक बार। ये अपन ने कहा कि वास्ट डिफरेंस का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, जब ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, तो वहां वाला पार्ट क्या होता है कि बाकी की वास्ट डिफरेंस की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है। तो अपन ने कहा लास्ट वाला पार्ट डायलेटेड है, जिसको हम नाम देते हैं एम्पुला। अब बोलो, क्या रेटे टेस्टिस पेयर्ड है? पेयर्ड है कि नहीं? पेयर्ड हुआ ना। क्या वासा इफ्रेंशिया भी पेयर्ड होते हैं? क्या इपेरिडाइमिस पेयर्ड है? क्या वास डिफरेंस भी पेयर्ड है? इजैकुलेटरी डक्ट अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, और यूरेथ्रा अनपेयर्ड है। अब देखो यहां अपन ने सिंगल सिंगल लिखा ना, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये कैसी हो गई? अनपेयर्ड। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं कैसी रहेंगी? पेयर्ड। इतनी बात क्लियर? अब देखो, जब अपन ने बात कर ली है डक्ट सिस्टम के बारे में, तो डक्ट सिस्टम के बाद अब अपने को बात कर लेनी चाहिए ग्लैंड्स, और फिर बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो एक बार इस वाली पेज पे से जो कुछ लिखना हो जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ें। हाँ, नहीं, उसके आगे नहीं मूव करेगा। क्या बेटा? यूरेटर तो पेयर्ड होता है ना, यूरेटर के यहां से क्या लेना देना है? मेढक के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। मेढक में यूरेटर होती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जबकि ह्यूमन में यूरिथ्रा होती है। मेढक में बिडर्स कैनाल थी ना किडनी पे, तो मेढक में यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है यूरेटर, और जबकि ह्यूमन के केस में होती है यूरिथ्रा।
हाँ, मैच्योरेशन स्पर्म भी होगा। अब देखिए, डक्ट सिस्टम के बाद अब हम बात करते हैं जरा एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, कि भाई यहां पर एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड्स पाई जा रही हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ग्लैंड में देखो, सबसे पहली ग्लैंड का नाम हुआ सेमाइनल वेसाइकिल। कौन है? सेमाइनल वेसाइकिल। फिर से समझिएगा, सेमाइनल वेसाइकिल शब्द आपने कॉकरोच में भी पढ़ा है, और कॉकरोच में सेमाइनल वेसाइकिल पे स्पर्म स्टोर होते थे, जबकि ह्यूमन में नहीं होते हैं। ह्यूमन में सेमाइनल वेसाइकिल मात्र क्या है? ग्लैंड है। क्या ह्यूमन में सेमाइनल वेसाइकिल में स्पर्म जाते हैं? नहीं। कॉकरोच के अंदर स्टोर कहां होते थे? सेमाइनल वेसाइकिल पर। ये जो सेमाइनल वेसाइकिल है, इसका नंबर कितना है? 1 पेयर। नंबर कितना हुआ? 1 पेयर। और अब सोच के बताओ, सेमाइनल वेसाइकिल यूरिनरी ब्लैडर के किधर है? वेंट्रल साइड पे या डॉर्सल? ब्लैडर के कहां है? डॉर्सल हुआ ना, पीछे की तरफ जाकर के लूप बनाया था, तो कहां है? डॉर्सल साइड पर। तो हमने कहा कि यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सल साइड पर मौजूद होती है सेमाइनल वेसाइकिल, जिसका नंबर कितना है? 1 पेयर। सेमाइनल वेसाइकिल के बाद दूसरी ग्लैंड आ जाती है प्रोस्टेट। अगली ग्लैंड का नाम क्या है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का नंबर होता है 1। प्रोस्टेट कितनी है? 1 है। और ये जो प्रोस्टेट है, ये होती है अराउंड यूरिथ्रा। देखो, यूरिथ्रा के चारों तरफ है ना, तो ये प्रोस्टेट एक सिंगल ग्लैंड है जो कि लगभग 5 लोब से मिलकर के बनी होती है, और ये यूरिथ्रा के चारों तरफ पाई जाती है। जब भी अगर प्रोस्टेटाइटिस होता है, यानी कि प्रोस्टेट में इंफ्लामेशन होता है, तो मिक्टुरेशन बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि जब भी इसके अंदर स्वेलिंग आएगी, ये यूरिथ्रा को बंद करा देगी, तो इसकी वजह से मिक्टुरेशन भी नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा दूसरी ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद तीसरी ग्लैंड, इसे कहा जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या कहा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। तो इसको आपने कहा कि ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। इसका एक और नाम होता है काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। तो एक और नाम क्या देते हैं बेटा? काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, इसका नंबर कितना होता है? 1 पेयर। इसका नंबर कितना है? 1 पेयर। तो 1 पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। तो मेल में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड, ठीक, या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड हैं जो मेल के अंदर क्या है? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं। अब ये तीनों ग्लैंड से आते हैं सेक्रीशन, और इनका जो सेक्रीशन है, इस सेक्रीशन को अपन नाम देते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। तो इनका सेक्रीशन कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? सेमाइनल प्लाज्मा। ध्यान दीजिएगा, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलाकर के सीमेन कहते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इक्वल टू सीमेन। तो क्या इन ग्लैंड से सीमेन आता है? ना। क्या आएगा? सेमाइनल प्लाज्मा आता है। ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है, इसके बारे में पहली बात ध्यान रखना कि सेमाइनल प्लाज्मा एल्कलाइन है। कैसा होता है? एल्कलाइन। यानी कि इसका जो पीएच है, ये लगभग रहता है 7.4। पीएच लगभग कितना? 7.4। क्यों जरूरी है? ध्यान दीजिए, यूरिन एसिडिक होती है, पीएच कितना था? 6। अगर यूरिथ्रा में यूरिन के ट्रेसेस होंगे, तो वो एसिडिक एनवायरमेंट स्पर्म के लिए खतरनाक है। तो इससे पहले कि स्पर्म रिलीज हो, यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है। तो इसके लिए यहां का जो सेक्रीशन है वो कैसा रहेगा? एल्कलाइन। तो इनका जो सेक्रीशन है कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। फिर जो सेक्रीशन है, इसके अंदर सबसे पहले मौजूद होता है फ्रक्टोज। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या मौजूद है? फ्रक्टोज यहां प्रेजेंट है। तो आपने कहा सेमाइनल प्लाज्मा में पाया जाता है फ्रक्टोज, और जो फ्रक्टोज है, ये काम करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
किसके जैसा काम करेगा? सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। तो यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कौन करेगा? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज ने यहां पर एनर्जी प्रोवाइड की। सिंपल सी बात कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से अगर शुरू करोगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाओगे, और फ्रक्टोज से शुरू करोगे तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, सेमाइनल प्लाज्मा के अतिरिक्त या सेमाइनल प्लाज्मा को छोड़कर बॉडी में कहीं भी किसी भी सेक्रीशन में फ्रक्टोज नहीं होता। अकेला फ्रक्टोज कहां होता है? सेमाइनल प्लाज्मा में। सेमाइनल प्लाज्मा को छोड़ के बाकी किसी भी जगह पे फ्रक्टोज नहीं होता है। आजकल यूज नहीं करते, पहले के टाइम पे जब भी कोई रेप या सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह को डिटेक्ट करना होता था तो उसके लिए फ्रक्टोज का ही टेस्ट किया जाता था कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज मिला तो इसका मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, नहीं है तो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं। तो हालांकि आजकल यह तरीका यूज नहीं किया जाता। फ्रक्टोज के अलावा यहां मौजूद होता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम है। क्यों है कैल्शियम? तो देखो, स्पर्म में फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला में मूवमेंट कराना है। जैसे ही बात आती है मूवमेंट की, तुम्हें सबसे पहले कैल्शियम याद आता है। बिना कैल्शियम के चाहे मसल का मूवमेंट हो, चाहे फ्लैजिला सिलिया का हो, किसी का मूवमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मतलब फ्रक्टोज है, कैल्शियम है। कैल्शियम का एक और काम होता है, ये कैल्शियम क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए ये ओवम को डीपोलराइज भी करा देता है, वो हम बाद में बात करेंगे। कैल्शियम के अलावा फिर आपने कहा कि यहां मौजूद होते हैं सर्टेन एंजाइम्स। क्या मौजूद होंगे? सर्टेन एंजाइम्स भी यहां पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि यहां पर क्या क्या मौजूद है? फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्यों होते हैं एंजाइम? लॉजिक समझना। सीमेन जब रिलीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, तब ये होता है लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, ये क्लॉट कर जाता है। क्लॉट क्यों करता है? क्योंकि अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से चला जाएगा बाहर। अगर बाहर गया तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो गए कम। तो सीमेन अंदर बना रहे, इसके लिए क्या हुआ? क्लॉट। पर अगर ये क्लॉट हो गया तो अब तो इस पर मूव नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या होता है? ये वापस से लिक्विफाई होता है। जब लिक्विफाई होता है तो उसके लिए आपको फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम्स चाहिए होते हैं। वो फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम मौजूद होते हैं। पर क्या एनसीईआरटी ने किसी एंजाइम का नाम लिया? नहीं। एनसीईआरटी साफ शुद्ध बात करती है कि यहां फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। क्या हमें इतनी बात समझ में आई? पढ़ो एक बार पैराग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जेएस सर की। बहुत एडवांस बालक हैं, इनको सब पता होता है पहले से। अच्छा, बढ़े आगे। देखिए, एक्सेसरी ग्लैंड के बाद मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या कहा जाता है? पेनिस। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम क्या होता है? पेनिस। तो हमने कहा कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कहा जाएगा पेनिस। पेनिस का काम क्या है? तो इसका काम है इंसेमिनेशन। काम क्या होता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? अभी हम बात कर चुके हैं कि
स्पर्म को या सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना क्या कहा जाता है? इंसेमिनेशन कहा जाता है। अब यहां पर जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस है, इसके अंदर मौजूद होता है वेस्कुलर टिश्यू। कैसा टिश्यू पाया जाता है? वेस्कुलर टिश्यू होता है। ये जो वेस्कुलर टिश्यू है, जैसे ही इट इज फिल्ड बाय ब्लड, जैसे ही इट इज फिल्ड बाय ब्लड, तो जब इसके अंदर ब्लड भरेगा, देन इट विल रिजल्ट इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो इसकी वजह से क्या होगा? इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो जो पेनाइल इरेक्शन है वो किसके डिपोजिशन की वजह से होता है या किसके भरने की वजह से? ब्लड। तो ब्लड के भरने की वजह से पेनाइल इरेक्शन होता है। अब देखिए, पेनिस का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट बेटा सोलेन होता है ना। पेनिस का एंटीरियर पार्ट कैसा रहेगा? सोलेन। अब ये जो एंटीरियर पार्ट यहां पे सोलेन है, इसको नाम दिया जाता है ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस कहा जाता है। और ये जो ग्लांस पेनिस है, इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन। कवर कौन करेगा? लूज फोल्ड ऑफ स्किन इसे कवर करता है। तो लूज फोल्ड ऑफ स्किन यहां पाया जाता है। और ये जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, इसको आप नाम देते हैं, अच्छा फोल्ड रह गया अभी, तो ये जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, इस लूज फोल्ड ऑफ स्किन को बच्चे अपन नाम देते हैं फोर स्किन। क्या कहा जाता है इसे? फोर स्किन नाम दिया जाता है। तो ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन क्या कहा जाता है? फोर स्किन। जिसका एक और नाम होता है प्रीप्यूस भी कहा जाता है। एक और नाम क्या देते हैं इसे? प्रीप्यूस भी नाम दिया जाता है। तो ये फोर स्किन या प्रीप्यूस हो जाता है, जो कि लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, जो कवर किसे कर रहा है? ग्लांस पेनिस को। एक बार पेनिस के बारे में पढ़ूं। एनलार्ज जो अपन ने कहा ना, सोलेन है, फूला हुआ है या एनलार्ज्ड है। तो जो एनलार्ज्ड एंड है उसी को अपन क्या नाम देते हैं? ग्लांस कहते हैं। अगर यहां तक से कुछ लिखना हो तो जल्दी से लिखो, फिर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अभी बेटा हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इक्वल टू सीमेन। तो इसका मतलब हुआ कि जो सीमेन है उसमें एक्चुअली केवल 10% स्पर्म होते हैं, और जो 90% वॉल्यूम है वो सेमाइनल प्लाज्मा का होता है। तो सीमेन अलग बात है, स्पर्म अलग बात है, दोनों अलग अलग बातें। हाँ, उसके दौरान जा क्या रहा है? सीमेन। पर सीमेन के साथ जाता क्या है? स्पर्म। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्पर्म का ट्रांसफर होना। तो स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचना या सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचना ही इंसेमिनेशन कहा जाता है। डन। अब देखिए, मेल के बाद जब आप बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स, क्या क्या चीजें आती हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप एक बार डायग्राम देखते जाएंगे, और हम जरा सी थोड़ी सी पहले एक इंट्रोडक्टरी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखें, क्या आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में वन पेयर ऑफ ओवरी दिख रहा है? ओवल सी स्ट्रक्चर दिखाई दी ओवरी। ये ओवरी पेल्विक रीजन में पाई जाती हैं। पेल्विक रीजन मतलब कमर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन।
तो वन पेयर ऑफ ओवरी कहां है? पेल्विक रीजन में। ओवरी लगभग अगर आप इनका आकार देखें तो ये एक अनशेल्ड एलमंड यानी कि छिले हुए बादाम के लगभग आकार की होती है। लंबाई लगभग ऐसे 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। अब ओवरी के पास, ओवरी ऑब्वियस सी बात है कि यहां क्या हो गया? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां पे क्या हुआ? ओवरी। अब ओवरी के बाद अब यहां देखिए आपको एक दिखाई देगी फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को अगर आप देखें तो इनका नंबर कितना है? 2। हर एक फेलोपियन ट्यूब में ओवरी की तरफ वाला जो डायलेटेड पार्ट है उसका नाम इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं जिनका नाम फिम्ब्री है। इनफंडिबुलम से जब आप बढ़ते हैं यूट्रस की तरफ तो एक वाइट पार्ट आता है जिसको एम्पुला कहते हैं। अभी मैंने क्या कहा था? जो फूला उसका नाम एम्पुला। फिर अपन ने कहा कि अब जब यूट्रस की तरफ हम आते हैं तो हमें फेलोपियन ट्यूब का एक नैरो पार्ट दिखाई देता है और इस नैरो पार्ट को क्या कहा जाता है? इस्थमस। क्या नाम देते हैं? इस्थमस। तो फेलोपियन ट्यूब जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर है उसके अंदर पार्ट कितने हैं? 3। पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। कौन कौन से पार्ट हुए? इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। तीनों पार्ट के नाम सीक्वेंस में और डायरेक्शन वाइज याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि ओवरी से यूट्रस की तरफ, और हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि सही सीक्वेंस यूट्रस से ओवरी की तरफ। तो सीक्वेंस पलट जाएगा। ओवरी की तरफ बोलो कौन सा पार्ट था? इनफंडिबुलम। बीच में कौन? और यूट्रस की तरफ? तो इस्थमस कहां होता है? यूट्रस की तरफ। जबकि इनफंडिबुलम कहां है? ओवरी की तरफ। अब आप देखिए आता है यूटरस जो कि इन्वर्टेड पियर शेप्ड है। यूटरस लगभग इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है यानी कि लगभग उल्टी नाशपाती के जैसा शेप का है। यूटरस को अगर आप देखें तो इसकी वॉल में क्या आपको बाहर की तरफ पेरीमीट्रियम, फिर मायोमीट्रियम और सबसे अंदर एंडोमीट्रियम दिख रहे हैं? ये तीनों टिश्यू की 3 लेयर हैं जो कि यहां पर पाई जाती हैं। तो पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम वाली लेयर होती हैं। यूटरस का नीचे का पार्ट नैरो है। जो ये पार्ट नैरो है इसको कहा जाता है सर्विक्स। और सर्विक्स में अंदर जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैनाल। ये जो सर्विक्स है ये आगे कंटिन्यू करता है वेजाइना में। कंटिन्यू किसमें करेगा? वेजाइना में। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिलाकर के बोलते हैं बर्थ कैनाल। दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। क्योंकि यही वो कैनाल है जहां से चाइल्ड बर्थ होनी है। अब हमने कहा कि फीमेल के अंदर मेन स्ट्रक्चर तो ये हो गई। इसके अलावा और जो बचा वो आपने कहा भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया रहा। फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होगा। और फिर इसके बाद रह जाते हैं ब्रेस्ट। तो इतनी स्ट्रक्चर कुल मिला के होती हैं। तो अब देखिए फीमेल के अंदर क्या क्या था। तो आपने कहा कि सबसे पहले 1 पेयर ऑफ ओवरी। तो एक पेयर किसका है बेटा? ओवरी का। फिर आपने कहा कि एक पेयर किसका है? ओविडक्ट। ओविडक्ट के बाद फिर आपने कहा कि एक यहां पर क्या है? यूटरस। जब भी अगर यूरेटर और यूटरस आए तो स्पेलिंग 2 बार पढ़ लेना। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, पता है ना? यूरेटर बात अलग है, यूटरस बात अलग है, पर स्पेलिंग लगभग एक जैसी लगती है। तो इसलिए नाम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। यूटरस के बाद फिर अगले क्या आ जाता है? सर्विक्स। यूटरस आगे किसमें कंटिन्यू करेगी? सर्विक्स। सर्विक्स के बाद क्या आ जाएगा? वेजाइना। तो इसके बाद आ गया वेजाइना। वेजाइना के बाद आने वाला है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर अगला पार्ट क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाता है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है इसके बाद फिर यहां क्या आ जाते हैं? ब्रेस्ट। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा? ब्रेस्ट। ठीक, ये आ जाएंगे। तो अब अपन ने कहा कि ये कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं या फीमेल के अंदर होती हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स की क्या क्या खासियत है, कैसे कैसे है, वो अपन बात करते हैं मंडे को, यानी कि अगली क्लास में।
आज के लिए यहां तक रखते हैं क्योंकि डायग्राम वगैरह बनाने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। ठीक, इतनी कहानी पल्ले पड़ी अपनी कि नहीं? चलिए तो अब मिलते हैं